अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। 6 अगस्त 1945 को जापान में खूबसूरत फिज़ा होता है। मंडे मॉर्निंग होता है, एक नीला आसमां होता है। हर बिजनेसमैन अपने कारोबार में बिजी होता है और स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं और तकरीबन पहली क्लास यानी पहली पीरियड में वो अपना हाज़िरी लगवा चुके होते हैं। इसी टाइम, इसी खूबसूरत फिज़ा में, नीले आसमां में अमेरिकन बोइंग बी 9 अमेरिकन तैयारा जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर नमूदार हो जाता है और सारे लोगों की नज़रें उस पर पड़ जाती हैं कि ये इतना बड़ा जहाज़, इतना बड़ा तैयारा यहाँ क्या करने आया है। और तकरीबन 8:15 पे, एग्जैक्टली 8:15 पे अचानक जहाज से कुछ टपकता है और सारी दुनिया उसको देखती है। हिरोशिमा के जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं वो सारे इसको देखते हैं कि ये इस बड़े जहाज से ये क्या गिरने लगा है। और ये तकरीबन 43 सेकंड तक हवा में घूमता हुआ ज़मीन की तरफ आता है। एग्जैक्टली 43 सेकंड ये फिज़ा में होता है और जैसे ही ये ज़मीन के साथ टच हो जाता है तो एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है और पलक झपकते ही पूरा हिरोशिमा जल जाता है। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ राख बन जाते हैं, कुछ सरवाइव कर जाते हैं और ये तकरीबन 9th सेंचुरी में ये सबसे बड़ा हादसा होता है दुनिया में और जापान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। दोस्तों, उनमें से जितने भी लोग बचे थे उन लोगों की ये ज़ुबानी कहानी है कि उसी टाइम हमें ये लगा कि ज़मीन पर एक छोटा सा सूरज बन गया, जिसकी वजह से हमारी आंखों की अपनी रोशनी और अपनी नज़र भी चली गई कुछ देर के लिए और फिर उसके बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है और पूरा शहर जल जाता है। दोस्तों, इसी एटॉमिक बम गिरने से तकरीबन हिरोशिमा का टेम्परेचर पहुंच जाता है 4000 सेल्सियस तक, जो कि बहुत काफ़ी हद तक बड़ी टेम्परेचर है, जिसकी वजह से बहुत कुछ जल जाता है। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 1931 से कि जापान, जर्मनी, यूएस, ब्रिटेन, ये सारे एम्पायर लगे हुए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। जर्मनी यूरोप को कब्जा करने के लिए लगा हुआ है और जापान एशियन कंट्रीज़ को इन्वेट करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को एशियन टाइगर बनाना चाहता है। और वो यही जवाब पेश करता है कि मैं एक यूनाइटेड एशिया बनाना चाहता हूँ जो कि ताकतवर हो, जो कि एक पावरफुल और एक सुपर पावर मुल्क बने। इसके लिए उसने मलेशिया, चाइना के कुछ एरिया, सोवियत यूनियन के कुछ एरियाज, फिलीपाइंस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इस सारे ममालिक को इन्वेट करना है। और ये कहानी शुरू होती है 1931 से। 1931 में मंचूरिया चाइना का एक इलाका होता है, उस पर जापान इन्वेट करके उसको कब्जा कर देता है। इस तरह जैसे आपको पता है कि 1941, 1931 से 1941 तक बीच का जो समय है ये सारा वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी होती है, क्योंकि एक तरफ हिटलर लगा हुआ है और दूसरी तरफ जापान लगा हुआ है। तो यूएस सोचता है कि एक तरफ से जर्मनी यानी हिटलर लगा हुआ है, वो पूरे यूरोप को इन्वेट करके कब्जा करना चाहता है, दूसरी तरफ से जापान लगा हुआ है, वो पूरे एशिया को इन्वेट करके कब्जा करना चाहता है। तो ये हमारे लिए फ्यूचर में खतरात ला सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी अपनी हैसियत, अपनी सुप्रीमेसी जो है वो हम खो सकते हैं। दोस्तों, 1941 में जापान कंबोडिया, वियतनाम पर इन्वेट करके कब्जा करना चाहता है और ये ममालिक फ्रांस के अंडर में होते हैं। अगर इसी ममालिक पे कब्जा करना चाहता है जापान, तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग करना चाहता है, जो कि अलायंस पावर में थे, यानी ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस और इन ममालिक का एक मुत्तहिदा आर्मी था जिसको हम अलायंस कहते हैं। तो अलायंस के खिलाफ इसने जंग छेड़नी है और वही हुआ कि 1941 में जापान अलायंस के खिलाफ जंग छेड़ता है और वियतनाम और कंबोडिया को अपने कब्जे में कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जापान, जर्मनी एक साइड पर होता है और इसके खिलाफ सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एम्पायर, यूएस एम्पायर, फ्रांस के एम्पायर इसके खिलाफ अलायंस बना के इन दोनों ममालिक के खिलाफ लड़ते हैं। अब जब अमेरिका इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है कि एक तरफ हिटलर लगा हुआ है, दूसरी तरफ जापान लगा हुआ है, तो क्यों ना एक ऐसी सिचुएशन बनाई जाए जिसकी वजह से जापान रोक जाए और ये वर्ल्ड वॉर 2 का पार्टिसिपेंट न बन जाए। तो हमारे लिए इटली, जर्मनी को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो क्या करता है, यूएस
जापान के साथ ताल्लुकात बंद कर देते हैं और जितना भी लोहे और तांबे का बिजनेस होता है वो सप्लाई जापान पे बंद कर देता है। आयरन का तकरीबन और तेल का 80% इंपोर्ट जापान में अमेरिका से होता था। अमेरिका आयरन और तेल की पाबंदी लगाते हैं और एक शर्त आयद करती हैं कि हम एक शर्त पर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खोल देंगे, अगर आप इस जंग से निकलेंगे और फिलिपाइन, मलेशिया और कंबोडिया और वियतनाम पर आप इन्वेट नहीं करेंगे और चाइना को भी अपने एरियाज दोगे, तब हम आपको तेल और आयरन की सप्लाई बरकरार रखेंगे। जापान इसी चीज़ को इग्नोर करता है। अमेरिका तेल और आयरन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा लेता है। जापान इसी चीज़ को इग्नोर करके यही सोचता है कि मलेशिया, वियतनाम, फिलिपाइन, इस ममालिक में हमको तेल के ज़खायर मिल सकते हैं, तो क्यों ना अपना तेल और अपनी ज़मीन कूद के तेल निकालने की कोशिश करे ताकि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए मलेशिया पर, कोरिया पर, चाइना के कुछ एरियाज, वियतनाम, फिलिपाइन पर जापान ने कब्ज़ा करना है। अब यहाँ पर फिलिपाइन जो है वो अमेरिकन टेरिटरी है, वो अमेरिकन के कब्ज़े में है। अगर जापान फिलिपाइन पर सीधा अटैक करता है, इन्वेट करता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है, तो ये जाहिर सी बात है वो अमेरिकन टेरिटरी में दाखिल होना चाहता है, जो कि जाहिर है एक अमेरिका के खिलाफ एलानी जंग करना। जापान इसके लिए प्लान बनाता है कि मैंने कैसे पहले से अमेरिका को चुप कराना है ताकि मैं फिलिपाइन को खामोशी से कब्ज़ा कर लूँ और अमेरिका मेरे खिलाफ कोई एक्शन भी ना ले, अगर एक्शन ले भी तो वो मेरे खिलाफ लड़ने के काबिल ना हो। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं पहले से अमेरिकन के कुछ एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस पर अटैक करके उनके सारे रिसोर्सेज जो कि खिलाफ में बरवेकार ला सकते हैं उसको तबाह करके अपने खिलाफ बिल्कुल उसको माजूर कर दूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और किसी भी मुल्क को मैं इन्वेट करके अपने कब्जे में ले सकता हूं। इसी दौरान 1941 में जापान एक सरप्राइज अटैक करता है यूएस मिलिट्री पर्ल हार्बर बेस पर, जिसमें तकरीबन 19 यूएस शिप्स और 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाते हैं और इसके साथ साथ 3000 से ज़्यादा फौज भी मर जाती हैं। इस सरप्राइज अटैक को देखकर अमेरिका हैरान हो जाता है कि हम वहाँ पर उन पे शराइत आयद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी टेरिटरी में घुस कर हमारे बेस पर अटैक करना चाहता है। तो सबसे बड़ी वजह जो थी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने की, वो पर्ल हार्बर बेस पर अटैक करना था। और उसके बाद सीधा जापान चला जाता है, फिलिपाइन पे अटैक करके इन्वेट करके कब्जा कर लेता है और यही सोच कर कि मैंने अमेरिका का सब कुछ दबा करके वो मेरे खिलाफ एक्शन लेने के काबिल नहीं रहा। लेकिन अगर आप सोचें तो ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकत थी, जैसे बचकाना हरकतों में बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। अगर किसी ने कुछ बनाया हुआ है वो उसका बनाया हुआ चीज़ ख़त्म करके इधर अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है, जैसे मैंने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो अगर कोई बच्चा उसके सामने माजूर है, वो कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो वो सीधा उस दूसरे बच्चे के प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसका जो कुछ है उसको टूट फूट करके आके आराम से बैठ जाता है कि मैंने उसका सारा कुछ, सारे रिसोर्सेज तबाह किए, वो मेरे खिलाफ एक्शन लेने के काबिल नहीं रहा। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी थी जापान की सबसे बड़ी, जिसकी वजह से जापान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पर्ल हार्बर बेस के अटैक तक अमेरिका बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। लेकिन इसी अटैक के बाद अमेरिका तैयारी पकड़ता है। 1942 में वो ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियली ऐलान करता है वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, फ्रांस को बचाने के लिए निकलता है और जर्मनी और जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर देता है और इसी के साथ सोवियत यूनियन भी मिल जाता है। अब दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी की तरफ, क्योंकि वो मैंने अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो में पूरी शेयर की है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। दोस्तों 1943 में इटली सरेंडर करता है और उसके बाद 1945 में जर्मनी भी सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 यूरोपियन टेरिटरीज से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इटली और जर्मनी में नए हुकूमत बन जाते हैं, लेकिन तकरीबन 2 महीने तक जापान अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है और वो सरेंडर नहीं कर रहा। इसके साथ साथ
جاپان کو الٹیمیٹم بھی دیا جاتا ہے کہ سرنڈر کر دے، لیکن وہ انکار کرتا ہے، اور جو جاپانی امپائر ہوتا ہے اس کے لیے لوگ اتنے جذباتی ہو کے ایسے جذبات کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کا اس طریقے سے برین واش کیا ہوا ہے جاپانی امپائر نے۔ جاپان اپنے سارے آرمی کو، اپنے سیویلین کو اس طرح موٹیویٹ کرتا ہے کہ اگر ہم جنگ کر رہے تو یہ ایک اچھے پرپس کے لیے کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک، اپنے عوام کی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی برائی والی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس ٹائم جو بھی بندہ جنگ کو اپوز کرتا تھا، جنگ کے خلاف کچھ باتیں یا کچھ بھی کہہ دیتا لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، تو اس کو اسی ٹائم ختم کر کے مار دیا جاتا تھا۔ جاپانی ملٹری میں ایک خاص قسم کا آرگنائزیشن بنایا گیا تھا ایئر فورس میں، جس کا نام تھا کامی کازے، اور کامی کازے ان لوگوں کی ایسی برین واش کیا گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے جیٹ کو لے کر کسی بھی ملک کے شپس کے ساتھ ٹکرا کر اپنے آپ کو بھی اڑا دیتے اور اس شپ کو بھی اڑا دیتے تھے۔ یعنی اگر آپ سمجھے ایک سائڈ سے سوسائڈ بومبنگ، اور اس سوسائڈنگ بومبنگ میں وہ لوگ اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے اپنے بادشاہ اور امپائر کی سلطنت کو آگے لے جانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے۔ قومی کازے کے پائلٹس کی بہت دردناک کہانیاں سننے کو ملتی ہے اگر آپ ریسرچ کر دیں کہ وہ کیسے اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے لاسٹ جو اس کا مومنٹ ہوتا تھا اس سے پہلے اپنی فیملیز کے ساتھ خط و کتابت کرتے، بات کرتے، کتنے روتے اور فریادیں کرتے، لیکن وہ لوگ مجبور تھے، ان کا برین واش کیا گیا تھا کہ یہ آپ کسی غلطی یا کسی ظلم زیادتی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک اچھے پرپس کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ اب دوستو، جب جاپان سرنڈر نہیں کرتا تو امریکن پلان بناتا ہے کہ اب جاپان میں ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ چکی ہے، پاورٹی اتنی بڑھ چکی ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی ہمت کر لیں تو وہ لوگ خود سرنڈر کر دیں گے، کیونکہ شاید اس کے اپنے عوام جو ہے وہ جاپان امپائر کے خلاف کھڑے ہو جائے تو ہمارے لیے انویٹ کرنا اور ہمارے لیے قبضہ کرنا اور جاپان کا سرنڈر کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جرمنی اور اٹلی کے بعد۔ اس کے ساتھ امریکہ پلان بناتا ہے آپریشن ڈاؤن فال۔ آپریشن ڈاؤن فال کا شروع کرتے ہی امریکہ یہ پلان کرتے ہیں کہ اب سیدھا امریکن ملٹری جا کے امریکن جاپانی ٹیریٹری پر اٹیک کر کے ان کے ساتھ لینڈ پہ، زمین پہ لڑائی لڑے تو کچھ ہی گھنٹوں میں یا کچھ ہی دنوں میں جاپان سرنڈر کر دے گا، لیکن ساری چیزیں اس کی اپوزٹ ہوتی ہے۔ اب امریکہ جون 1945 میں جاپان کا ایک آئی لینڈ ہے اوکیناوا میں اپنی ملٹری بیچ دیتا ہے، اور ادھر جنگ چڑھ جاتی ہے جاپان اور امریکن ملٹری کے بیچ میں۔ اور امریکہ یہی سوچتا ہے کہ جب اسی آئی لینڈ پر امریکن قبضہ کر دیں گے اس کے بعد ہم فل سکیل انویژن شروع کر دیں گے اور جاپان کے اندر گھس کر یعنی کچھ ہی دنوں میں اپنا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن یہ اوکیناوا کا جو جنگ ہے، یہ لڑائی ہے، یہ امریکن ملٹری اور امریکن پریزیڈنٹ اور سارے ایڈمنسٹریشن کو شاک کر دیتا ہے کہ وہاں پر ایک انسان بھی اگر باقی ہے تو وہ بھی لڑ رہا ہے، وہ بھی مطلب ہے کہ سرنڈر نہیں کرنا چاہتا۔ لگاتار کامیکازے کے اٹیکس ہونے لگے اور اس طرح کے خطرناک سوسائڈ بومنگ، اور لوگ اپنے آپ کے ساتھ بوم باندھ کر گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر امریکن ملٹری کو ایک بہت ٹف ٹائم دیتا ہے۔ اور اس وجہ سے اوکیناوا کی لڑائی کو، اوکیناوا کی جنگ کو بلڈیسٹ بیٹل کہا جاتا ہے، اور یہ لڑائی ہوتی ہیں پیسیفک اوشن میں۔ دوستو، ان دا اینڈ امریکن اوکیناوا کی لڑائی جیت جاتی ہے، لیکن امریکن ملٹری کے 12,000 ٹروپس مارے جاتے ہیں، تو امریکن پریشان ہوتے ہیں کہ اگر اس طرح کی چھوٹی موٹی لڑائی پر، ایک چھوٹی سی آئی لینڈ پر اگر میں اپنے 12,000 ملٹری کو کھو دیتا ہوں تو فل سکیل انویژن کے لیے تقریباً مجھے 1,00,000 ملٹری افواج سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے نقصانات ہوگے اور اس پہ کئی سال لگ جائیں گے، تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا جاپان کو فتح کرنا اور قبضہ کرنا اور جاپان کا سرنڈر کرنا۔ اگر ہم زمینی لڑائی لڑ رہے ہیں تو یہ امریکن کو بہت ٹف ٹائم دے گا۔ دوستو، اسی دوران 12 اپریل 1945 کو امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ کا موت ہو جاتا ہے۔ پورے ورلڈ وار 2 میں امریکن پریزیڈنٹ رہا ہے، اور وائس پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین بن جاتا ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ، اور اب ساری رسپانسبلٹی ورلڈ وار 2 کی جو ہے وہ
हैरी ट्रूमैन के कंधों पे आ जाती हैं और वो इसका सलूशन देखने के लिए अपना प्लान बनाता है और देखता है कि जापान कैसे सरेंडर करे और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म की जाए। हैरी ट्रूमैन को ये पता चल जाता है कि हम जापानीज एम्परर हिरोहितो के साथ बात भी करेंगे तो वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। इसी टाइम, इसी वक्त पर, इसी मौके पर हैरी ट्रूमैन को पता चल जाता है एक सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च ऑपरेशन का, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेटली काम कर रहे थे और वो इस प्राइवेसी और सीक्रेट के बारे में पता लगा लेता है कि साइंटिस्ट क्या कर रहा है और वो एटॉमिक बम पे काम कर रहे हैं जिसमें आइंस्टाइन का नाम सबसे ऊपर है। और 1945 में हिरोशिमा से पहले इस एटॉमिक बम का टेस्ट होता है मेक्सिको में, जो है सक्सेसफुली निकलता है। और उसके बाद हैरी ट्रूमैन यही सोचता है कि इसके अलावा हमारे साथ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई सलूशन नहीं है। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये डिसाइड कर देता है कि कैसे बम गिराया जाए। तो यही फैसला होता है कि लास्ट में वार्निंग दी जाए। और जब जुलाई 1945 को जापान, चाइना, ब्रिटेन, यूएस के अंपायर्स आ जाते हैं और अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा करते हैं तो जापान इनकार कर देता है। और इस इनकार के बाद यूएस प्रेसिडेंट एक सीक्रेट मैसेज के तौर पर कुछ अल्फाजों में उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मतलब ज़ाहिर नहीं होता। वो अल्फाज ये है कि इसका नतीजा होगा फ्रॉन्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, यानी बहुत बड़ी तबाही होगी जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस टाइम तक जापानीज़ और जापानीज़ एम्पायर ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा असलहा हो सकता है, इतनी बड़ी बम हो सकती है जिसकी वजह से पूरे शहर तबाह हो सकते हैं और राख बन सकते हैं। जापान के इनकार के बाद यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन 3 अगस्त 1945 को ये इजाज़त देता है और ये प्लान करते कि बम गिराया जाए। और 6 अगस्त 1945 को यूएस मिलिट्री का एक बड़ा तैयारा जिसका नाम है बोइंग B-29 वो जापान के शहर हिरोशिमा से ऊपर में से गुज़रता है और ठीक आज 8:15 पर एटॉमिक बम गिराता है जिसका नाम रखा हुआ है लिटिल बॉय। और छोटा बच्चा, एक नाम भी ऐसा रखा हुआ है। और ये बम 43 सेकंड तक, एग्जैक्टली 43 सेकंड तक हवा में घूमता हुआ आ रहा है। लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया होता कि इस छोटे से चीज़ के साथ, इस लिटिल बॉय बम के साथ ये पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। और इस बम का ज़मीन के साथ लगते ही पूरा हिरोशिमा आग की लपेट में आ जाता है। और ऐसा लगता है जो लोग इस बम के हादसे में सरवाइव कर चुके हैं उन लोगों की बहुत दर्दनाक कहानियां होती है। इस बम के साथ तकरीबन 70% बिल्डिंग हिरोशिमा के ख़त्म हो गए हैं। हिरोशिमा के सैटेलाइट पिक्चर आप देख ले, एटॉमिक बम गिरने से पहले और एटॉमिक बम गिरने के बाद। उसके बाद कुछ देर बाद बादल बन जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। लोगों चैन थोड़ा सा मिल जाता है कि शायद बारिश होने के साथ ये टेम्परेचर थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बारिश, वो जो धुआं एटॉमिक बम के साथ ऊपर गया हुआ था, वो सारे डीजल और पेट्रोल की तरह काले धुएं की बारिश हो रही थी। उनके साथ लोग और भी परेशान हो गए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी वाली बात थी, तकरीबन 90% हेल्थ केयर के लोग इस बम हमले में, इस बम अटैक में मारे गए थे। इस एटॉमिक बम के असरात जीन्स में शामिल होकर कई अरसे तक उन लोगों में, उनके जेनेटिक्स में, उनके बच्चों और ऑफस्प्रिंग में वो बीमारियां देखने को मिली जो तकरीबन 1945 में बम गिराने के साथ लोगों को लगी हुई थी। अमेरिका इसी टाइम यही सोचता है कि शायद अभी जापान सरेंडर करे। दोस्तों, इस हिरोशिमा के बॉम्बिंग के बावजूद भी जापान का एम्पायर और मिलिट्री, कटर मिलिट्री जितने भी ऑफिसर थे, उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया। सरेंडर तो बहुत दूर की बात थी। और वो इनकार करते हैं सरेंडर करने से और यही बताते हैं कि एक बम ही तो गिरा है, अगर हिरोशिमा तबाह हो गया तो क्या हो गया, हम सरेंडर नहीं करेंगे और खून के आखिरी कतरे तक इस जंग में शामिल होंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। जापान जब सरेंडर से इनकार करता है तो एग्जैक्टली 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दिन के 11 बजकर अमेरिकन तैयारा आकर बोइंग B-29
آ جاتا ہے اور ایک اور بم گراتا ہے ناگاساکی پر۔ اس بم کا نام تھا فیٹ مین، اور یہ بہت لٹل بوائے بم سے بہت زیادہ پاورفل تھا۔ اس کی ریئیکشنز اور ویٹ اور بارود کے لحاظ سے یہ بہت پاورفل ہوتا ہے، لیکن ناگاساکی میں ہیروشیما کی نسبت کم تباہی مچ جاتی ہیں۔ سب سے ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے سب سے پہلا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اور ایمرجنسی الارم کیے جاتے ہیں لوگ، کہ الرٹ کیے جاتے ہیں لوگ کہ آپ اپنی شہر کی آبادی چھوڑ کر کہیں غاروں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں۔ تو ناگاساکی کی شہری جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے شہری آبادی کو چھوڑ کر۔ اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ ناگاساکی کا علاقہ پہاڑی ہوتا ہے اور ہیروشیما کا علاقہ فلیٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہیروشیما میں زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ناگاساکی میں کم نقصان ہوتے ہیں۔ لیکن تقریباً اس میں ٹوٹل 1,20,000 یا 1,30,000 سویلین کی جان گئی تھی اس دونوں بم دھماکوں میں۔ دوستو، اٹامک بم کی ریزلٹ کی طرف پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ بہت ڈسگسٹنگ اور ڈسٹربنگ ڈیٹیل ہے، کیونکہ بہت دلخراش واقعات پیش ہوئے ہیں۔ انسان بہت تقریباً 1,20,000 تک انسان پورے جل چکے ہیں اور آبادی پوری ختم ہو چکی ہے ہیروشیما اور ناگاساکی کے۔ اس کے بعد جاپان جا کر سرنڈر کرتا ہے اور کچھ ہی سالوں میں شہر ناگاساکی اور ہیروشیما کو دوبارہ ایسے آباد کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں ایٹامک بم گرے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہیری ٹرومین بہت کرٹیسائز ہوتا ہے اپنے ملک میں بھی، باہر کی دنیا میں بھی، کہ کیا ضرورت تھی ایٹامک بم گرانے کی۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیتا لیکن جاپان سرنڈر کر لیتا اگر زیادہ پریشرائز ہو جاتا۔ اس کے بعد جاپان میں گورنمنٹ بنائی جاتی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط اور ضوابط رکھے جاتے ہیں۔ امپائر برقرار رہتا ہے لیکن اس کی جو طاقت ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی پاور کو لے کر کسی بھی ملٹری آپریشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اور 15 اگست 1945 جب جاپان سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کے بعد ورلڈ وار 2 ختم ہو جاتی ہیں اور سارے ممالک کے بیچ میں یہ لائنز اور بارڈر ڈرا کیے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے سوالات اٹھے ہوئے ہیں ایٹامک بم گرانے کے بارے میں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔